तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डेटा चल रहा था यूरोप को कंप्लीट करते हैं। यूरोप में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं 2 मिनट में आपको रिकॉल करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, यूरोप के अंदर जो हमने पढ़ा है, आप सभी समझिएगा। मैं यूरोप के बारे में थोड़ा सा वापस आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो कि हमने पढ़ा क्या है। देखिए, हमने यूरोप में जो पढ़ा है, ये नंबर ऑफ कंट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार हम कंट्रीज पढ़ चुके। हमने आपको यह भी बताया है कि किस कंट्री को किस नाम से पहचान दिया जाए। बाल्टिक कंट्री किसको कहा जाए, ठीक है, बाल्कन कंट्री किसको कहा जाए, आइबेरियन कंट्री किसको कहा जाए, लो लैंड कंट्री किसको कहा जाए, जटलैंड कंट्री किसको कहा जाए, या बाल्टिक स्टेट कंट्री किसको कहा जाए, या ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। याद करो, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है, फिनो स्कैंडिनेवियन क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर है। फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको बोलते हैं, ठीक। आर्कटिक सर्कल क्या यूरोप से गुजरता है, अगर यूरोप से गुजरता है तो किन किन देशों से गुजरता है। आर्कटिक सर्कल का मतलब है आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये 4 देशों से गुजरता है यूरोप में। इन सब के बारे में बात करी। फिर यूरोप से जीएमटी गुजरता है या नहीं गुजरता है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि सर हाँ, यूरोप से जीएमटी लाइन गुजरती है, जो यूरोप के 3 देशों को कवर करती है। उन 3 देशों का नाम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ये सब कुछ हमने पढ़ा था, याद करो। ये सारा डेटा एक बार हमने कवर कर लिया है। फिर मैंने इनकी लोकेशंस आपको बता दी है, किस किस की लोकेशन किस किस नाम से जाना जाए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज सबसे पहले आप लिखिएगा वाटर बॉडीज ऑफ यूरोप, यूरोप की जल राशियां, वाटर बॉडीज ऑफ यूरोप, यूरोप की जल राशियां, यूरोप की जल राशियां। सबसे पहले आप ये टॉपिक डालिएगा। आपने लैंडलॉक्ड कंट्री सारे पढ़ लिए हैं, कोस्टल कंट्री पढ़ लिए हैं सभी, सही है। और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो मैं बता चुका हूं। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा क्या इससे गुजरती है, ये भी बात हो चुकी है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं लिखिएगा यहां पर, पहले लिस्ट बना लो। लिस्ट वाटर बॉडीज, यूरोप महाद्वीप चल रहा है आपका, यूरोप महाद्वीप चल रहा है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में हम पढ़ रहे हैं वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज। सभी लिस्ट बनाइएगा, वाटर बॉडीज ऑफ यूरोप। यूरोप की जल राशियां, यूरोप की जल राशियां। जल राशियों में क्या क्या आता है, सी या ओशियन मतलब महासागर, या सी सागर, या क्या आएगा गल्फ। गल्फ का मतलब समझ गए ना, खाड़ी, हिंदी में खाड़ी वर्ड है। बे, बे को भी आप खाड़ी बोलते हो, ठीक है। गल्फ, बे, बाइट, बाइट, बाइट को भी आप खाड़ी ही बोलते हो। हिंदी में एक ही शब्द है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ओशियन, सी, गल्फ, बे, बाइट। और कभी कभी बड़े लेवल पर मैं एक छोटा सा वर्ड बोल सकता हूं, चैनल, चैनल। हम इनको पढ़ने वाले हैं, सही है। महासागर, सागर, खाड़ी, 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 चैनल, गल्फ, बे, बाइट, ये क्या है, जल राशियां होती हैं, ठीक है। अंतर हम इन सभी टर्म्स में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इनको देखेंगे कि कौन सी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। पहले ये समझ लो, फिर इसके जस्ट बाद जो मैं रिवर्स बताऊंगा यहां की, वो आपको क्लियर हो जाएगी। स्ट्रेट जल संध्या बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएंगी। ओशियन,
सी गल्फ बे बाइट चैनल। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। अब ये लिस्टिंग कर लेते हैं। सब ये आपकी जो यूरोप की लिस्टिंग है, इन सभी लोकेशंस की लिस्टिंग कर लीजिएगा। लिस्टिंग में लिस्टिंग में सबसे पहले आएगा नॉर्वेयन सी। लिख लो, फिर मैं एक एक समझाऊंगा। नॉर्वेयन सी, नॉर्वेयन सी, नॉर्वेयन सागर, नॉर्वेयन सागर। क्लियर है? नंबर 2 पर होगा सर आपकी पीडीएफ करंट अफेयर वाली है, सिर्फ याद करके या कुछ और करें करना है करंट अफेयर में? सर आपकी पीडीएफ करंट अफेयर वाली ही सिर्फ याद करके या कुछ और भी करना है करंट अफेयर में? हाँ सोनी जी, बेटा जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, देखो करंट अफेयर जितना आपको दिया गया है तो वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको पढ़ना ही है। मैं आपको इंग्लिश में दे चुका हूं, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने का डेटा आपको मिल चुका है ना। अब मैं ये हिंदी में अपलोड करा दूंगा, हिंदी में 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। आई थिंक ट्यूसडे तक या मंडे तक आपको ये मिलेगी, है ना। नॉर्वेयन सी। नेक्स्ट है बोथनिया गल्फ, बोथनिया गल्फ। लिखते चले जाओ जल्दी जल्दी। बोथनिया गल्फ, गल्फ का मतलब समझिए बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। नेक्स्ट है थर्ड हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। पहले भैया मैं ये लिख लूं, फिर मैं आपके जवाब दे दूंगा, ठीक है। समुद्र सागर में मैं सब कुछ डिफरेंस बता दूंगा बेटा भी आपको, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं ये। आप कहेंगे तो वापस मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। नॉर्वेयन सी, बोथनिया गल्फ, गल्फ ऑफ फिनलैंड। फोर्थ लिखिएगा गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, जल्दी जल्दी बनाते रहो। रीगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा। फोर्थ नंबर पर है गल्फ ऑफ रीगा। फिफ्थ नंबर पर है गल्फ ऑफ रीगा के बाद फिफ्थ नंबर पर है बाल्टिक सी, बाल्टिक, बाल्टिक सागर। सिक्स्थ नंबर पर है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। सेवंथ नंबर पर है नॉर्थ सी के बाद इंग्लिश चैनल, सुना होगा आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा, इंग्लिश चैनल, ठीक है। बना लो सभी इंग्लिश चैनल। सर सी और गल्फ सब अलग लिस्टिंग करवा दीजिए। बेटा जो गल्फ होती हैं, मैंने अभी तो बताया है, वो ओशियन सी, ये सब एक ही तो वाटर बॉडी हैं। स्ट्रेट अलग कराऊंगा, जो स्ट्रेट हैं जल संधि अलग कराऊंगा, ठीक है। 8th नंबर पर, क्योंकि जैसे मैं घुमाऊंगा ना आपको समुद्र में तो आप क्लियर हो जाओगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो मुझे आपको लेके चलना है, एक घबराइएगा मत बिल्कुल भी। आप ये लर्निंग फेज से आप इसको सीखते रहिएगा। आधे लोग इस वजह से परेशान हैं, टेंशन में आ गए हैं कि सर पीटी की डेट आ गई है। बिल्कुल आ गई है तो घबरा क्यों रहे हैं भाई? मैथ भी आप पढ़ रहे हैं लगातार, रीजनिंग भी आप पढ़ ही रहे हैं। रही बात जीके जीएस इनकी, ये मैं आप करवा दूंगा। 1-1.5 महीना हमारे पास इतना है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार पढ़ते रहें बस।
गल्फ ऑफ रीगा, 5th पर बाल्टिक सी है, 6ठे पर नॉर्थ सागर है, 7वें पर इंग्लिश चैनल है, 8वें नंबर पर है आयरिस सी। आयरिस सी, इसको बोलते हैं आयरिस सागर, ठीक है। 9th नंबर पर है, 9th नंबर पर लिखते रहो जल्दी जल्दी लोकेशन। 9th पर है सेल्टिक सी, सेल्टिक सागर। 10th नंबर पर है, 10th नंबर पर है बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, ठीक है। 12th नंबर पर है मेडिटेरियन सी, 11th नंबर पर मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर बना लो। एक एक वर्ड मैं समझाऊंगा बस, आज ही लास्ट कंसेप्ट रहेगा यूरोप का। इसमें यूरोप में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, फिर केवल थोड़ा सा डेटा एक बार ओवरव्यू लेना है मुझे, फिर इससे बाहर निकलेंगे जल्दी से जल्दी। जो ज्योग्राफी का सेगमेंट है पहले उसको कंप्लीट करूंगा, और उधर इवनिंग में पहुंचा दूंगा करंट की क्लास, सही है। 12th नंबर पर है लायंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ लायंस, गल्फ ऑफ लायंस, लायंस की खाड़ी। जो 13 नंबर पर है, 13 नंबर पर है गल्फ ऑफ जिनोया, गल्फ ऑफ जिनोया, गल्फ ऑफ जिनोआ, गल्फ ऑफ जिनोआ, जीनो, जिनोआ। क्लियर है सर? हिस्ट्री के टॉपिक बता दीजिए विच वी मस्ट डू फॉर एसएससी। 14 नंबर पर, 14 नंबर पर रहेगा आयोनियन सी, या इससे भी इंपॉर्टेंट पहले देख लेते हैं लिगुरियन सी, LIGURIAN, लिगुरियन सी, लिगुरियन सागर। पहले आप इसको पढ़ लो तो मैं सब बाद में बताऊंगा। लिगुरियन सी पहले लिख लो। नेक्स्ट है टेरेरियन सी, TYRRHENION, टेरेरियन सी, टेरेरियन सागर। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ टोरंटो, गल्फ ऑफ टोरंटो, गल्फ ऑफ टोरंटो। ये लिखते रहो सभी सभी जल्दी, गल्फ ऑफ टोरंटो। एंड 17th नंबर पर है, 17th नंबर पर है आयोनियन सी, आयोनियन सी। आयोनियन सागर। नेक्स्ट है 18 नंबर पर एड्रियाटिक सी। ये अभी दिखाऊंगा, अभी आपको डर ये लग रहा होगा सर ये क्या क्या लिखा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा बस, फिर तो मैप है, मैप तो विजुअलाइजेशन के साथ है, देखते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा। 19 नंबर पर है गल्फ ऑफ वेनिस, गल्फ ऑफ वेनिस। 20th नंबर पर है एजियन सी, एजियन सागर। 21 नंबर पर है मरमरा सागर, मरमरा। आप समझ गए ना, ये पहले ही पढ़ चुके हो मरमरा, क्योंकि अब यूरोप और एशिया के बीच में कुछ तो कॉमन है, मरमरा सी। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक सी, ब्लैक सी। नेक्स्ट है अजोव सी, अजोव, एजोव सी, अजोव सागर, अजोव सागर। ये पढ़ लिया। टोरेंटो, टोरेंटो, TORA, वो टोरंटो है, टोरंटो, वो ये है टोरेंटो, लिख पाए? ये टोरेंटो है, RA है, टोरेंटो। 19 नंबर पर है बेटा गल्फ ऑफ वेनिस,
VANICE, गल्फ ऑफ वेनिस। ये समझ गए? टोरंटो, टोरंटो में डिफरेंस है, टोरंटो और टोरंटो में डिफरेंस है, आप ये समझते हुए चलिएगा। हेलो, नहीं नहीं चल रहा है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं, ये आप समझ पा रहे हैं? बेटा अब आगे बढ़ें, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। अब ये मुझे आपको लोकेट कराना है, अब मुझे ये लोकेट कराना है आपको। बस आपको क्या जद्दोजहद करनी है, आप अपना वर्ल्ड मैप खोलिएगा जो आपके पास है, फिजिकल वर्ल्ड मैप है ना। देखो फिजिकल और पॉलिटिकल आमने सामने ऐसे रखोगे तो दिख जाएगा, एक ऊपर पेज है एक नीचे पेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, दोनों में अवेलेबल है। आप देखिएगा, जब आप मैप देखोगे, मैप ऐसी दोनों पेज हैं, आप देखोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, तो आप ऐसे खोलोगे तो ऊपर नीचे दोनों पेज है। ओपन करो जल्दी, मैं आपको ये लोकेट कराता हूं। सही है, लोकेट करिएगा जल्दी जल्दी आप। तो सबसे पहले हम चले कहां से थे? आइसलैंड से। आप आइसलैंड पे पहुंचिएगा, आइसलैंड पर पहुंच गए, नीचे पॉलिटिकल मैप भी देखते रहिएगा तो आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगी। सही है, तो आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में, आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में आपको एक सागर दिख रहा है, जिस सागर का नाम क्या है? नॉर्वियन, नॉर्वेजियन लिखा है ना, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर। देख पा रहे हो? चलो अब मैं आपको मैप में दिखाता हूं, मैं भी दिखाते चलूंगा तो आपको दिक्कत नहीं बनेगी ना। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मैप निकाल लेता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। ये करूंगा तो शायद बन सकती है तकलीफ, हाँ ये चल जाएगा। देखिएगा, आप यहां पर देखो, ये आइसलैंड है, क्या है ये? आइसलैंड है। आइसलैंड हम यहीं से तो चले थे बार बार, यहां से हम ऐसे चलना है। और ये क्या है कंट्री? ये नॉर्वे है। आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में जो सागर है, उस सागर का नाम क्या है? नॉर्वेयन सागर। देख रहे हो, नॉर्वेयन सागर। तो सवाल पूछा जाता है, जो नॉर्वेयन सी है, नॉर्वेयन सी जो है वो कौन कौन से देश से टच करता है? तो आप क्या बताएंगे? सर आइसलैंड और नॉर्वे से टच करता है। कौन सा सागर हमारा? कौन सा सागर? नॉर्वेजियन सागर। समझ में आई बात? ये तो पहला सागर क्लियर हो गया, वेल डन। अब हम चलते हैं आगे। आपने देखा ठीक है सर ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम चले ऐसे, हम ऐसे चलते चलते आए, ऐसे चलने के बाद अब हमें जाना अंदर है। अब हम पहले यहां पर जाएंगे फिर उल्टा लेटेंगे। अब देखो ये वाला क्या दिख रहा है? गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। कई बार सवाल पूछा गया है, बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। जो मैंने लोकेशन लिखा है समझ में आ रहा है? ये वाली लोकेशन है गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। क्लियर हो गया ये मैटर? बोथनिया की खाड़ी आप देख लिया आपने? हाँ बेटा, आपको जब आप कॉपी में देखेंगे तो ये तो मैं बस केवल लोकेट कर रहा हूं आपको, आपको अपने मैप पे ही ये देखना है बस। जब मैप पे आपको मैं लोकेट करा दूंगा तो मैप को देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्यों कराना पड़ रहा है, क्योंकि कौन सी रिवर कौन सी नदी में कौन से सागर में गिर रही है, कौन से सागर से कौन कौन सा देश टच है, इस वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है। ठीक है, इसे कॉपी में करने की जरूरत नहीं, कॉपी में तो लोकेशन लिख लिया, अब केवल मैप पे ऑब्जर्व कर लो बस। इसे मैप पे आप केवल इसको ऑब्जर्व कर लो, कॉपी में लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। जो कॉपी में लिखने की जरूरत थी इतना मैंने काम करा दिया है, लिस्टिंग करा दी है। बार बार जब मैप देखोगे तो ये माइंड में सेट हो जाएगा। अब बोथनिया की खाड़ी आते ही आपके दिमाग में चलेगा कि सर बोथनिया की खाड़ी तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। सर बोथनिया की खाड़ी तो स्वीडन और फिनलैंड, एक्चुअल ये वाला देश कौन सा है? स्वीडन है। और सर ये वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। इन दोनों के बीच में कौन सी खाड़ी है? सवाल पूछा जाता है, बताइए बोथनिया की खाड़ी कौन कौन से देशों के बीच में है? तो हाँ दो दो देशों के ऑप्शन के तौर पर होगा। तो क्या बताएंगे? सर बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड दो देशों के बीच में है। सही है भैया? चलो बस इतना छोटा छोटा डेटा है, इसको आप पढ़ते चलिएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो मैंने थर्ड लोकेशन आपको लिखाया है, क्या नाम लिखाया था? फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड।
तो भैया ये देखो, ये रहा फिनलैंड की खाड़ी, ये फिनलैंड की खाड़ी है। आपने फिनलैंड की खाड़ी किन किन देशों के बीच में देखा? एस्टोनिया, फिनलैंड और रशिया के बीच में। एस्टोनिया देखो, ऊपर तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो फिनलैंड है, ऊपर तो फिनलैंड है, नीचे है एस्टोनिया, लिखाया था ना एस्टोनिया, ये एस्टोनिया, और ये क्या है, ये रशिया है। तीन देशों के बीच में कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। बस मैं लोकेशन दिखाता रहूंगा, मैप में देखते रहना, आपको दिक्कत नहीं बनेगी। बस जो सवाल बनते हैं इसी टाइप के बनते हैं। सही है, यहां तक क्लियर हुई कहानी? पक्का। इसके बाद देखो, इसके बाद आप ये कंप्लीट कर गए। अब देखो ये वाली खाड़ी देख रहे हो, ये वाली, इस खाड़ी का नाम है रीगा खाड़ी। क्या नाम है? रीगा की खाड़ी। आप याद करो, गल्फ ऑफ रीगा चौथे नंबर पर लिखा है मैंने, गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा। आप समझ पा रहे हैं? चलो वेरी गुड। गल्फ ऑफ रीगा भी आप देख चुके, रीगा की खाड़ी। ये तो पॉलिटिकल मैप में भी दिख जाएगा आपको, ये तो पॉलिटिकल मैप में भी दिख जाएगा और फिजिकल मैप दोनों में दिखेंगे लोकेशन। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या लिखा है मैंने? बाल्टिक सागर। अब बाल्टिक सागर देखो, ये रहा, ये बाल्टिक सागर है, यहां तक ये बाल्टिक सागर है। और याद करो, बाल्टिक कंट्री भी लिखाया था, अगर याद हो, अगर याद हो भैया, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक कंट्री तीन लिखाए थे, तीन देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, यहां तक ये एस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया, ये तीन देश, एक, दो और तीन, इन तीनों देशों को मैंने क्या लिखाया था? बाल्टिक कंट्री। सवाल पूछा जाता है इनमें से कौन सा देश बाल्टिक कंट्री है, तो आप लोगों को बता देना है। बाल्टिक कंट्री तीन है, कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, क्योंकि बाल्टिक सागर से लगते हैं, इसी वजह से इनका नाम बाल्टिक सागर है, बाल्टिक कंट्री है। क्लियर हो गया? वेल डन। बाल्टिक कंट्री, लास्ट क्लास में मैंने ये सब कुछ लोकेशन लिखा दिया था। नेक्स्ट कौन सा लिख रहा है? बाल्टिक सी के बाद नॉर्थ सागर। अब देखो, ये सब कुछ होने के बाद सर यहां तक तो क्या हुआ, ये तो बाल्टिक सागर ही हुआ यहां तक। इसके बाद हम बाहर निकले तो हमें कौन सा सागर दिखा? नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर। हमें कौन सा सागर दिखा? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर किन किन देशों के बीच में है? उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में है। देखो ये है ना, अब देख लो, ये तो नॉर्वे हो गया, ये कौन सा हो गया? मैंने आपको लोगों को लिखा है डेनमार्क, डेनमार्क हो गया। फिर आप देख रहे हो ये वाला कौन सा देश है यहां तक? सर ये जर्मनी है। सर ये कौन सा? ये नीदरलैंड है। और सर ये कौन सा? ये बेल्जियम है, बेल्जियम है। एक इन देशों के बीच में क्या है? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब नॉर्थ सागर से निकलते हुए हम बाहर निकलते हैं, नॉर्थ सागर से निकलते हुए हम बाहर निकलते हैं, उत्तरी सागर से बाहर निकलते हैं। याद करो, उत्तरी सागर से अब मैं ऐसे बाहर निकलूंगा जब मैं ये रास्ता बताऊंगा या ये रास्ता बताऊंगा। इन रास्तों के नाम तो मैं बताऊंगा, इन रास्तों को तो स्ट्रेट कहते हैं, जल संध्या कहते हैं। जल संध्या तो थोड़ी देर के बाद लिखाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वाली है ना, अभी तो बस केवल सागर पढ़ लो। तो जैसे मैं नॉर्थ सागर से ऐसे निकल के आया यहां से, क्योंकि नॉर्थ सागर से ऊपर चलता हूं तो नॉर्वेन सी दिखेगा, और नॉर्थ सागर से इधर को चलता हूं तो मुझे अटलांटिक महासागर दिखेगा। लेकिन मेरे लिए रास्ता सबसे बढ़िया ये है, मैं पहुंच गया कहां पर? जो ये वाला सागर दिख रहा है इसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या दिख रहा है इसका नाम? इंग्लिश चैनल। क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। दिखाया था ना इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश चैनल्स देखो आप, इंग्लिश चैनल मैंने आई थिंक 6 नंबर पर लिखाया है, इंग्लिश चैनल। वेल डन, गुड। ये दिखाऊंगा भी मैं भी आपको, बस अभी तो यहां पर देख लिया ना आपने लोकेशन, इंग्लिश चैनल। अब चलो नीचे, इंग्लिश चैनल को पार करके आ गए आप, इंग्लिश चैनल को नीचे कर, अब ऐसे चलो, ऐसे ये वाला, तो जो ये सागर है, ये वाला सागर, ये वाला, इस सागर का नाम क्या है? आयरिश सागर, क्योंकि आयरलैंड के पास में है तो आयरिश सागर, आयरिश सागर, आयरिश सागर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आयरिश सागर से हम वापस लौटे तो फिर हमें ये सागर दिखेगा, ये वाला सागर। अगर आपके मैप पे ना हो तो आप वहां पर छोटा सा पॉइंट लिख लेना, इसका नाम है सेल्टिक सागर, सेल्टिक, सेल्टिक सागर। ठीक है, आयरलैंड के जस्ट नीचे, जस्ट नीचे। क्लियर है? सेल्टिक सागर। क्लियर है? हम फिर वापस लौटे, हम इधर को लौटे तो हमें दिखाई बिस्के की खाड़ी,
क्या दिखा? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी दिखी हमें, दिख गई बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ठीक है, अच्छी बात है। बिस्के की खाड़ी आपने अगर देख लियो तो बिस्के की खाड़ी से होते हुए आप वापस ऐसे चलते रहे, ऐसे चलकर अब आप यहां पर आ गए। अब देखो यहां पर आ गए। एक्चुअल जब यहां पर तो अटलांटिक महासागर है, कौन सा सागर है ये? अटलांटिक महासागर। ये सारा अटलांटिक महासागर देख रहे हो ना, अटलांटिक ओशियन, इधर तो सारा अटलांटिक ओशियन है। अब अटलांटिक ओशियन से ऐसे घुसोगे अंदर तो ये संधि होगी, ये तो स्ट्रेट होगी, ये स्ट्रेट मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, अब ऐसे चलने के बाद हम कौन से सागर से जुड़ गए? मेडिटेरियन सी। अब देखो ये भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर है। अब हम भूमध्य सागर में आ गए, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? जब हम ज्योग्राफी अगर हम डेप्थ में पढ़ते, जैसे आईएएस या पीसीएस के लिए पढ़ते, तो मैं यहीं पर आपको कुछ कंसेप्ट्स और बताता, ये सारे मुद्दे आपको समझ में आ जाते। लेकिन अगर मैंने वो मुद्दा छेड़ दिया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताता ये सागर कैसे हैं, क्यों बनते हैं, क्या कारण है। और सागर जब भिज जाते हैं, सागर जब दब जाते हैं तो देखो पहाड़ बन जाते हैं। यही कारण है सागर के किनारे पे देखो सारे पहाड़ हैं, ये रहे पहाड़, क्योंकि ये सागर दब रहा है, खत्म होने वाला है। क्योंकि भारत में ऐसे है ये सागर जो है ना, ये वाला ऐसे था, ये सागर टोटल ऐसे था ये सागर। अगर आप देखोगे, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये सागर ऐसे था यहां तक, इधर से भी दबा, ये ऊपर से भी दब गया। जब दोनों तरफ से इस पर कंप्रेशन फोर्स लगा तो जब दब गया तो ये यहां भारत में तो पूरा दब गया। जब भारत में पूरा दब गया तो जो बीच में इसमें अवसाद थे वो तो ऊपर उठ गया। तो भारत में तो बन गए पहाड़, ये ऐसे भारत में सुलेमान ऐसे ऐसे पहाड़ बनते बनते चले गए। लेकिन ये वाला हिस्सा बचा है अभी, ये भी 1 लाख साल के आसपास, 1 लाख साल लगेंगे इसे। 1 लाख साल में ये सागर सब गायब हो चुका होगा, ये भी पहाड़ बन चुका होगा जैसे हिमालय बना है। ठीक है, ये जब हम पहाड़ कैसे बनते हैं, सागर कैसे बनते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे कभी भविष्य में। अगर इच्छा हुई आपकी पढ़ने की डेप्थ में तो हम इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक दो बेस्ट ऐसे चला के रखने हैं अब, जिससे कि नॉलेज आपकी बराबर बनती रहे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। ये तो अब हमने सोच लिया है। चलो जी, आप कहां तक पहुंच गए? आप पहुंच गए सर हम यहां तक पहुंच गए, मेडिटेरियन सी तक। अब सर हमें इससे आगे चलो, अब सर इससे आगे हमें लेके चलो। तो आप अपने मैप में देखिएगा, आप अपने मैप में देखिएगा, आपको एक खाड़ी दिखेगी। इस खाड़ी का नाम है लायंस की खाड़ी। क्या दिखेगा? ये वाली खाड़ी कौन सी है? लायंस की खाड़ी। ठीक है, कौन सी खाड़ी दिखी आपको? गल्फ ऑफ लायंस। देख लो जल्दी जल्दी, गल्फ ऑफ लायंस, ये खाड़ी दिख गई आपको, वेल डन। इसके बाद फिर एक ये खाड़ी दिखेगी आपको, ये वाली यहां पर दिख रही है, दिख रही है इटली के जस्ट नीचे जो ये वाली खाड़ी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख लेना, गल्फ ऑफ जेनोवा, गल्फ ऑफ जेनोवा, गल्फ ऑफ जेनोवा। वेल डन। अगर ये दिख गई हो, जेनोवा की खाड़ी, जेनोवा, जेनोवा की खाड़ी। ठीक है, चलिए बस अब ये दिखाना है, फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं रफ्तार से। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? लिगोरियन सी, लिगोरियन सी। अब आप कहोगे सर ये लिगोरियन सागर कहां है? तो भैया ये वाला लिगोरियन सी है, ये वाला सागर क्या है? लिगोरियन सी। ठीक है, कौन सा सागर है? लिगोरियन सी। और इधर जो ये दिख रहा है ये वाला सागर क्या है? टेरेरियन सी, टेरेरियन सी दिख रहा है, टेरिहेरियन सी, टेरिहेरियन सी। जल्दी जल्दी बताओ, टेरिहेरियन सी। बहुत बढ़िया है। अब टेरेरियन सी के बाद फिर हम ऐसे निकल के आए तो सर ये तो मेडिटेरियन दिख गया, मेडिटेरियन सी हमें वापस दिख गया सर। फिर हम इस वाले सागर में आए, टेरेरियन सी के बाद हमें मिला कौन सा सागर? अच्छा, यहां पर एक पहले हमें आयोनियन सी मिला। ये क्या मिला? आयोनियन सी, ये आयोनियन सी मिला। और फिर सर ये दिख रहा है, देखो ये क्या है? ये टोरंटो है, ये टोरेंटो है, दिख गया? गल्फ ऑफ टोरेंटो, ये गल्फ ऑफ टोरेंटो है। और ये क्या है? आयोनियन सी है। इन देशों में बहुत छोटे छोटे पढ़ाया है, बहुत छोटे छोटे पढ़ाया है,
पहाड़ियां हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर यहां पर आपको दिखेगा ये एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर, समझ गए ना, एड्रियाटिक सागर, ठीक। फिर यहां पर आपको दिखेगी ये खाड़ी, ये वाली खाड़ी, इसको बोलते गल्फ ऑफ वेनिस, लिख लो इसको, गल्फ ऑफ वेनिस। आगे जब मैं ये नाम बोलूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। गल्फ ऑफ वेनिस, अभी तो आप देख लो, ये जो इतनी लोकेशन दिख रही है इसका नाम क्या, गल्फ ऑफ वेनिस, वेनिस की खाड़ी। फिर हम यहां से बाहर निकल के आए भैया, हम ऐसे निकल के हम कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए, इसका नाम है एजियन सागर, एजियन सागर, एजियन सागर। समझ गए ना हम कैसे चल रहे हैं, समझ गए, ऐसे चल रहे हैं भैया, ऐसे ऐसे चलते चलते, ऐसे घूमते घामते, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, वापस निकले और हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। फिर हमें दिखा अंदर ये वाला, इसका नाम है मरमरा सागर, ये बीच में मरमरा सागर, क्या दिखा हमें, मरमरा सागर। मरमरा सागर के बाद, मरमरा सागर के बाद फिर हमें दिखा ब्लैक सागर, ये ब्लैक सागर दिख रहा है, ब्लैक सागर, ब्लैक सागर दिखा। और ब्लैक सागर के बाद फिर ये दिखा इतने वाला, ये वाला एजोव सागर, क्या नाम दिखा, एजोव सागर, एजोव सागर, ये है एजोव सागर, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा यूरोप घुमा दिया है, पूरा यूरोप आप घूम चुके हो। बताओ जल्दी, क्लियर है यहां तक, क्लियर हो गया, सही है। तो यूरोप में आपने वाटर बॉडी कंप्लीट कर लिया है, यूरोप के अंदर आपने वाटर बॉडी कंप्लीट कर लिया है, बस मुझे इतना ही तो बताना था आपको। अब आपको तकलीफ नहीं होगी, अब आसानी से आप कर सकते हो। चलिए, अच्छा गल्फ ऑफ वेनिस फिर से दिखाऊं, बताओ प्लीज मुझे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आपने एक बार ये वाटर बॉडी सब देख लिया, सारी वाटर बॉडी आप आई थिंक देख चुके हो। अब आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी सर वाटर बॉडी कहां पर है क्या, आसानी से आप ये समझ सकते हो, आसानी से ये अब आपके पास में है, यहां तक आपको अब कोई समस्या नहीं आई होगी। गल्फ ऑफ वेनिस बोल रहे हैं कि सर गल्फ ऑफ वेनिस बता दीजिए, स्नेहा बोल रही है ये कि सर गल्फ ऑफ वेनिस, भैया देखिएगा, ये है गल्फ ऑफ वेनिस, ये वाला, ठीक है, गल्फ ऑफ वेनिस, समझ गए ना, इटली का एक शहर है वेनिस, इटली का शहर है यहां पर ये वेनिस, इसी को गल्फ ऑफ वेनिस कहते हैं, गल्फ ऑफ वेनिस कहते हैं। चलिए भैया, चलो बहुत बढ़िया, अब मैंने आपको ये लोकेशन तो दिखा दी है, अब मैं दो चार चीजें और बता देता हूं यहीं पर बात खत्म कर देता हूं, इंपोर्टेंट। अब यहां पर इस वाले हिस्से में कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, एक तो आपको इस वाले हिस्से में ये वाली लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि द्वीप है ये, आइलैंड है ये, एक आपको देखना है ये वाला आइलैंड, एक देखना है आपको ये वाला आइलैंड, एक आपको देखना है ये वाला आइलैंड, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक आपको ये वाला आइलैंड दिखना है, सही है, और एक आपको ये वाला आइलैंड दिखना है, ये आइलैंड है। तो यहीं पर छोटा सा पॉइंट नीचे बना लेना, एक वाटर बॉडी के बाद एक छोटा पॉइंट बना लेना, इंपोर्टेंट आइलैंड एंड पेनिनसुला, इंपोर्टेंट आइलैंड, जो परीक्षा में आज तक पूछे गए मैं वही लिखाऊंगा बस, इंपोर्टेंट आइलैंड, इंपोर्टेंट आइलैंड एंड पेनिनसुला, महत्वपूर्ण द्वीप और प्रायद्वीप, महत्वपूर्ण द्वीप और प्रायद्वीप, सही है। अभी मैं लिखा रहा हूं, अभी मैं लिखाऊंगा, अभी मैं ये लिखाऊंगा, बस आप एक हेडिंग बना लो, इंपोर्टेंट आइलैंड एंड पेनिनसुला, महत्वपूर्ण द्वीप और प्रायद्वीप। देखो अब यूरोप में इतनी सारी चीजें तो आप समझने लगे ना, अब आपको डर नहीं लग रहा, अब यूरोप में कुछ भी आएगा, कहीं से भी कुछ भी आएगा तो आप अंदाजे से भी काम कर सकते हो, थोड़ा सा अंदाजे से भी गेम खेल सकते हो, अब आपको समस्या नहीं आएगी। एग्जैक्ट 100% किसी को नहीं आता है, हाँ मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं 100% किसी को नहीं आता भैया, परीक्षाएं 50% जो परीक्षाएं हिट होती हैं वो अप्रोक्सीमेशन मेथड पर होती हैं कि हाँ हमें समझ में आया। देखो अब मैं यहां पर बताऊंगा, है ना, एक तो आप देख रहे हो इस लोकेशन को, बड़े बड़े से आइलैंड, एक तो ये है, एक आपने ये देखा, एक आपने ये देखा, एक आपको मैं ये दिखा रहा हूं, एक मैं आपको ये बताया, एक मैंने आप लोगों को ये बताया, ये प्रायद्वीप है, ठीक है।
इतनी सारी लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। अब मैं इनके वन बाय वन नाम लिखा देता हूं। आपको करना कैसे है आप ये समझिएगा। आपको करना कुछ ऐसे है, आपको करना कुछ ऐसे है, ठीक है। इधर लिखिएगा आइलैंड एंड पेनिनसुला, इधर लिखिएगा कंट्री, ठीक है। द्वीप और प्रायद्वीप, और इधर लिखिएगा देश, कौन से देश में है। जैसे सबसे पहले मैंने ये वाला लिखाया जो बड़ा सर्कल में है, इसका नाम मैंने क्या लिखाया, बैलेरिक आइलैंड। तो फर्स्ट का नाम क्या है, बैलेरिक, BALEARIC, बैलेरिक आइलैंड। ये किसका है बैलेरिक आइलैंड, ये स्पेन का है। बैलेरिक आइलैंड किसका है, स्पेन का है। आप समझ गए। और आप कहोगे सर स्पेन कौन सा देश है, देखो भैया ये स्पेन है, ये स्पेन देश है, ये स्पेन कंट्री है। आप इससे पहले स्पेन पढ़ चुके हो। इसी के नीचे अगर देखोगे तो इसी का द्वीप है जिसका नाम क्या है, बैलेरिक आइलैंड। कौन से देश का है, स्पेन का है। इसके बाद आप देख रहे हो कोर्सिका, जो ये वाला है ये दूसरे नंबर का है, इसका नाम कोर्सिका किसका है, कोर्सिका फ्रांस का, ये फ्रांस है, फ्रांस का कब्जा इस पर है, ठीक है। नाम है कोर्सिका, ठीक है। कोर्सिका किसका है, फ्रांस। लिख पाए, समझ में आया। नेक्स्ट है सर्डिनिया, जो ये वाला है लोकेशन, ये थर्ड नंबर का है, इसका नाम है सर्डिनिया, SARDINIA, सर्डिनिया पर किसका राइट है, सर्डिनिया पर राइट है इटली का, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो फोर्थ नंबर पर ये वाली लोकेशन, एक्चुअल आप देख रहे हो ये इटली तो है, ये इटली है। जब ये इटली है तो इटली, ये सारा इटली है, तो इटली का राइट यहां पर भी है, इटली का राइट यहां पर भी है। जो ये फोर्थ नंबर का बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है सिसिली। क्या नाम है, सिसिली। सिसिली कहां पर है, इटली। सिसिली इटली में है। एबिजा क्या है, ये सभी छोटे छोटे द्वीप हैं, मैंने छोटे मोटे द्वीप हटा दिए हैं, मैं केवल इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूं भैया, है ना। इतने सारे द्वीप हैं कि आप परेशान हो जाओगे। देखो ये भी एक द्वीप है, 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 ये भी एक द्वीप, ये भी द्वीप, ये भी द्वीप, ये भी द्वीप, इतने सारे हैं, परेशान हो जाओगे। मुझे परेशान नहीं करना है, मुझे केवल इंपोर्टेंट बात करनी है, नहीं तो फंस जाएंगे हम, क्योंकि मेरे सामने तो सारा डेटा है। मुझे ये भी तो देखना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप जिस परीक्षा में जा रहे हो, मैं PCS, CDS, NDA, बैंक, SSC, इनसे तो बहुत ऊपर, दरोगा, सुपर टेट, BEO, लोअर PCS, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाएं, इन सब से ऊपर आपका डेटा चल रहा है। इससे नीचे कुछ भी आएगा आप आसानी से कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया, केवल इंपोर्टेंट पढ़ लो, है ना। कितनी हो गई लोकेशन, जल्दी बताओ। 4 हो गई ना, सिसिली। अब देखिएगा एक लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी, कौन सी, सिसिली के बाद आप देख रहे हो, अब पहुंच जाओ आप ग्रीस के नीचे क्रीट द्वीप लिखा है मैंने आपको, क्रीट आइलैंड, ग्रीस के नीचे ये वाला इस पर किसका अधिकार है, ये ग्रीस है, ग्रीस का अधिकार है, ये वाला, इसका नाम है क्रीट, CRETE, क्रीट आइलैंड, ठीक है। क्रीट आइलैंड किसका अधिकार है, ग्रीस, यूनान, सही है। फिर हम आगे बढ़े, फिर आप देख रहे हो ये पेनिनसुला दिख रहा है आपको, पेनिनसुला दिख रहा है ना, प्रायद्वीप, इसका नाम क्या है, क्रीमिया। क्या नाम है इसका, क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमिया प्रायद्वीप, क्योंकि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, नीचे भी पानी है,
इधर भी पानी है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया प्रायद्वीप पर झगड़े किस किस के हैं? क्रीमिया प्रायद्वीप एक्चुअली यूक्रेन है। ये कौन सा देश है यहां से यहां तक? ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन। और इधर क्या है? ये रशिया। तो रशिया कहता है कि क्रीमिया मेरा है और यूक्रेन कहता है कि क्रीमिया मेरा, ये रशिया है। तो क्रीमिया पेनिनसुला बड़ा विवादित क्षेत्र है जो हाईलाइटेड रहता है, जिसके सवाल बनते रहते हैं। तो क्रीमिया पेनिनसुला किस देश में है? यूक्रेन में है, जिस पर राइट्स अपना कौन मानता है? रशिया। बट कब्जे में किसके है? ये यूक्रेन। अब आप जानते हो कब्जा सच्चा होता है, झगड़ा झूठा होता है, ये आपने शुरू से ही सुना है। तो ये सब कुछ लोकेशन आपको क्लियर हो गई। चलिए अब मुझे बताओ, ये सारी लोकेशन अगर आप देख चुके हो, तो अगर हमसे कोई सवाल पूछता है सिसिली, सिसिली कौन से सागर में स्थित है? सिसिली कौन से सागर में स्थित है? तो आप बताएंगे सिसिली भूमध्य सागर में स्थित है। सिसिली भूमध्य सागर में स्थित है, बता सकते हैं? आपसे कोई सवाल पूछता है सिसिली कौन से देश का एक द्वीप है, तो बताएंगे सर इटली का है। सर्डिनिया किसका है? इटली का है। कॉर्सिका किसका है? फ्रांस का है। ठीक है। बालेरिक किसका है? स्पेन का है। बालेरिक किसका है? स्पेन का है। ये हुआ आपका डेटा कंप्लीट। ठीक है, यहां तक आपने ये सारा डेटा कंप्लीट किया है। अब आप नई हेडिंग बनाओ, जल्दी जल्दी बनाइएगा, जिससे कि हमारा कंप्लीट हो जाए डेटा। मैं आपको बाल्कन कंट्री भी बता चुका था। बाल्कन कंट्री याद करो, बाल्कन कंट्री स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, ये बाल्कन कंट्री हैं। आइबेरियन कंट्री में 3 थे, स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी बता दिया था, क्यों अलग, कैसे अलग, ये सारे मैटर आपको क्लियर हुए होंगे। इसमें बताओ कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताएं। चलिए अब नई हेडिंग बनाओ जल्दी। इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ यूरोप, यूरोप की प्रमुख जल संधियां, यूरोप की प्रमुख जल संधियां। इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ यूरोप, स्ट्रेट ऑफ यूरोप। अब वर्ड मैंने लिखा इंपोर्टेंट, केवल महत्वपूर्ण बताऊंगा। यूरोप की महत्वपूर्ण जल संधियां, मैं बहुत बार बता चुका हूं जल संधियां क्या होती हैं, है ना? मुझे एसी बंद करना होगा। चलो बंद हो जाएगा। इंपोर्टेंट, ये बंद क्यों नहीं हो रहा भैया? इटली बाय मिस्टेक लिख दिया। अच्छा, आप क्या लिख दिया? मुझे तो अब देख रहा हूं आपके मैसेज। क्या लिखा भैया? क्या गड़बड़ हुई? जल्दी बताएं। चलिएगा, सही है सही है, पढ़ते रहें। चलो, इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ यूरोप, यूरोप की महत्वपूर्ण जल संधियां, है ना? अब जल संधियां क्या हैं? जल संधियां क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती हैं? ये दो लैंड बॉडी को सेपरेट करती हैं एंड दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं। दो स्थल को अलग करती हैं और दो
दो स्थलों को अलग करती हैं और दो जल संधियों, दो जल बॉडी है, वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं, जल राशियों को कनेक्ट करती हैं। ये स्थल है, जैसे ये स्थल, ये स्थल, ये जल या ये जल, समझ गए ना? ये दो जलों, वाटर बॉडी को क्या करती है, कनेक्ट कर रही है, और सेपरेट किसको कर रही है, अलग अलग किसको कर रही है, स्थल को। इसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रेट बोलते हो। स्ट्रेट को क्या बोलते हो, जल संधि, जल संधि। क्लियर हो गया सर? अब स्टैटिक जीके एंड ज्योग्राफी की क्लास मर्ज हो गई। देखो अभी दोनों का कॉमन टॉपिक था आपका ये, अभी ज्योग्राफी नहीं, अभी मैं कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूं। कॉमन टॉपिक पूरी होते ही स्टैटिक, देखो ये डेटा चल रहा है स्टैटिक जीके, याद रखो स्टैटिक जीके ही पढ़ा रहा हूं भैया, ठीक है? क्योंकि पहले मैं अलग अलग पढ़ा रहा था, एक एक घंटा सवा सवा घंटा पढ़ा रहा था, अब मुझे आप लोगों को इकट्ठा पढ़ाना है ये, ठीक है? समझ में आई बात ही आपको? ये एक्चुअल आपका भी जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसी कवर करा रहा हूं, फिर मैं कोर ज्योग्राफी में पहुंच जाऊंगा। अब कोर ज्योग्राफी के तो मैंने आपको जितने नोट्स दिए हैं ना, अगर वो दो फाइल ही आपने ईमानदारी से पढ़ ली ना, एक मैं आपको इंडिया की फाइल दे दूंगा तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी। आप देखो मैंने कितना सारा डेटा दिया है, चलो मैं दिखा देता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखो मैं आपको ये फाइल दे चुका हूं ना, बताओ सब कुछ दिया है मैंने आपको, ये डेटा विश्व के मरुस्थल कोलोराडो क्या होते हैं, ये सारा डेटा मैं आपको दे चुका हूं ज्योग्राफी में। बताओ दिया है नहीं दिया है? एक बार आप इसको रिकॉल तो कर लो। और मैं पूरी दुनिया घुमा चुका हूं आपको, पूरी दुनिया में आपको अपने साथ लेके चल रहा हूं भैया। अब तो इतना है कि अगर आप सच में ईमानदारी से लग गए तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। स्टैटिक जीके में तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो ये सब कुछ आपके पास है, मैंने तो सारा आपको दे दिया है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी टीचर, आपको पता है ये मैप वैप नहीं देता है, वो केवल एक फाइल बनाता है और दे देता है। यहां मैंने ये सारा का सारा आपको बना के आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि भविष्य में किसी को दिक्कत ही ना बने। किसी भी नोट्स को देख लो, अब आप ऑब्जर्व कर लेना भैया, मैंने तो आपके लिए सारा पहले ही दे चुका हूं। कोई से ईमानदारी से पढ़े तो मैप के थ्रू देखो, अगर ये मैप में मैंने ऐसी ऐसी चीजें आपको डाली हैं जिससे कि बिल्कुल भी दिक्कत ना बने, आप इसे एक बार पढ़ो मन से। मेरे पास तो सारा डेटा है भैया, मैंने तो सब काम किए हुए, मैं डेली करता ही क्या हूं, मैं हमेशा। देखो मैं आप जनरली एक चीज बताता हूं आपको, आपने एक बात की है, मैं छोटी सी बात बता देता हूं भाई। 24 घंटे होते हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए, और दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे हैं, ठीक? मैं इस 24 घंटे में मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। 24 घंटे में मेरा जो दिमाग है वो 24 के 24 घंटे पढ़ाई पर और पढ़ाने पर लगे रहता है। इसके अलावा मैं नहीं सोचता कुछ भी, ना मेरे पास और चीजों के लिए वक्त मिलता है। सभी चीजों को, घर वालों से भी मैंने एक ही चीज बोल रखी है, पहली प्राथमिकता मेरी पढ़ाई, पढ़ाना, पठन और पाठन है, वो भी जानते हैं। अब मैं 24 घंटे में जब यही काम करता हूं तो मैं यही तो सारे काम करता रहता हूं। क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, कैसे आपको चीजें समझ में आएगी, ये मेरा मेन फंडा रहता है, ठीक? अब जो इतना सारा डेटा आपके लिए बनाया गया, मैं सारे सब्जेक्ट बना चुका हूं, हर सब्जेक्ट, मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है। पहले मेरे पास क्या था, सॉफ्ट कॉपी में नोट्स नहीं हुआ करते थे, मैं लिखता था हर चीज। लास्ट ईयर जो पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट वो जानते होंगे, मैंने लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लास ली थी, तो उस समय मेरे सामने तकलीफ हुआ करती थी, मुझे डेटा सारा बनाना पड़ता था। और आप जब पढ़ते हो तो हिंदी इंग्लिश का इश्यू आ जाता है। अब मैंने क्या काम किया, लॉकडाउन मिला मुझे, मैंने इसका इतना भरपूर इस्तेमाल किया, मैंने सारा ही कुछ बना डाला। और मैंने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करके मुझे यहां तक ले गया, कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने, कोई चीज छोड़ी ही तो नहीं है। अब मैं आपको देखो, अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, आपको मैं ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं, आप ये समझते हो क्या मैं इन पे मेहनत नहीं करता हूंगा? क्या आपके सामने ये बना बनाया सा मिल जाता है, ऐसे ही मिलता है? ना भैया ना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बस मुझे आपसे उम्मीद ये है कि आप जितनी मेहनत ये चल रही है, इससे ज्यादा आप करो तो ये अच्छा हो जाएगा। आने वाले समय में अगर ये ऑनलाइन
50-50 रहा तो मैं बहुत सारा डेटा क्रिएट कर दूंगा। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे उनको इस सब्जेक्ट से हमेशा मुक्ति मिल जाएगी, जीएस कभी उनसे टफ नहीं लगेगा। आज समस्या पता है क्या है? आज मैं आपके सामने एक बात रखता हूं जो आप सभी सहमत होंगे जरूर उस बात से। आज कम इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले लोग असफल हुआ करते थे कम सूचनाओं के कारण, डेटा कम मिलता था, ऑथेंटिकेशन का पता नहीं चलता था। ठीक है, समझिएगा, डेटा था ही नहीं। किताबें मैगजीन से पढ़ते थे लोग, करंट अफेयर। न्यूज मैगजीन तो बाद में आई, इससे पहले न्यूज़पेपर से ही काम चलाया करते थे। न्यूज़पेपर बाद में आए, इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सुना करते थे। अब ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुन के ही करंट अफेयर खुद बनाया करते थे। अब समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऑल इंडिया रेडियो, इससे पहले इधर उधर की बातें सुन के सुना करते थे। एक गुरु मिल गया, वो गुरु ही सुन पढ़ा रहा सब कुछ, उसी से पढ़ाने से पास हो गए। आज सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के लिए क्या है? अरे भैया डेटा ही डेटा है। आज इतना डेटा है उसे यही नहीं मालूम कि पढ़ना क्या है। वो उस महासागर में पहुंच गया, उस महासागर में बार बार डुबकी लगाता है और बाहर निकलता है, देखता भाई ये भी रह गया, एक डुबकी और लगाऊं, ये भी बच गया, एक और निकल लगाऊं, और वो डुबकी लगाते लगाते डूब जाता। उसे नहीं मालूम होता कि भैया पढ़ना क्या था। वो हर दिन तो नए चैनल को देखता है, और हर चैनलबाज, जितने चैनलबाज हैं, वो ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाते हैं कि बच्चा एकदम उधर को मुंह हो गया। 2 दिन पहले किसी और के साथ थे, तीसरे दिन किसी और के साथ हुए, 5वें दिन कहीं और पहुंच गए। और इतनी इंफॉर्मेशन, ओवर इंफॉर्मेशन है आज। आज बच्चा असफल किस कारण हो रहा है मैं बता रहा हूं, समझ लेना। ओवर इंफॉर्मेशन के कारण असफल हो रहा है। इतनी सूचनाएं मिल रही है, उससे संभाली नहीं संभल रही, उसे तो पता ही नहीं बेचारे को करना क्या है, भागम भाग चल रही है। तो आप बचिए इस ओवर इंफॉर्मेशन के युग से। जब से ये ज्यादा नहीं, 1.5 साल से हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लॉकडाउन चला है, ये समस्याएं आई हैं। हर व्यक्ति तो यूट्यूब पर पहुंच गया और उसने सब कुछ देना शुरू कर दिया वहां पर। बच्चा कंफ्यूज है, मैं किसको पढ़ूं, किसको सही मानूं। फिर वो कुछ नहीं करता, वो इधर उधर की वीडियो देखता है, अमित भड़ाना की वीडियो देखता, खुश रहता है, चुटकले वाली वीडियो देखता है। टिकटॉक खत्म हो गया, नहीं तो टिकटॉक ने तो हिंदुस्तान का टिकटॉक ही निकाल दिया था सारा, सब उसमें मस्त थे। ठीक है, फिर अलग कुछ चीजें देखता है, सांप नेवले की लड़ाई देखता है, कारों की लड़ाई देखता है, और फिर जाके सो जाता है, सोचता जो होगा देखा जाएगा। ये है बड़ी समस्या। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, इस युग में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बस आपको संभालना आना चाहिए। एक इस समय पर बचना आना चाहिए। केवल लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड। ये इस समय पर वही योद्धा होगा जो लिमिटेड पढ़ेगा एकदम, लेकिन उस लिमिटेड सोर्स को, जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको ईमानदारी से पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कहां देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, मैं नहीं पता है आप कहां से पढ़ रहे हो, लेकिन किसी एक चीज पर ट्रस्ट करो, नहीं तो भटकते रह जाओगे और उससे आपका नुकसान होगा। ठीक है, चलो, मुझे तो ये बताना पड़ता है भैया। चलिए, ये इंफॉर्मेशन का युग है, बड़ा परेशान कर देता है। पहले तो दिक्कत ये थी नहीं है, और आज इतनी आ गई, अब ये समझ में नहीं आ रही क्या। जैसे आपने देखा नहीं, दावत खाने जाते हैं, पहले तो ये था कि एक बार दावत में एक मिठाई मिल जाए, तृप्त हो जाए व्यक्ति। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मैं पढ़ता रहता हूं, जैसे मुझे समय मिल जाता है, जो भी समय मिलता है साहित्य में लगा देता हूं मैं। जब मैं साहित्य पढ़ रहा था तो साहित्य में मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिली, अब से 100 साल पुरानी बातें, 100 साल एकदम। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत बिंदास तरीके से चीजें लिखी हैं। तो 100 साल पुरानी घटनाएं जो उन्होंने सामने रखी, उन घटनाओं में जब हम डूब जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया हमारे सामने चल रही है। वहां पर उन्होंने बताया कि अगर दावत मिल जाए, लोग भूखे मरते थे पहले, लोग भूख के कारण मरते थे, लेकिन आज भूखे नहीं, आज ज्यादा खा के लोग मर रहे हैं। देखो, मरना जब तब किस वजह से मर रहे थे, भूखे थे। आज किस वजह से मर रहे हैं, ज्यादा खा लिया, ओवरडाइट, सुना नहीं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है। दावत में जाए तो कैंटर, पूरा टैंकर भर के ही आते हैं, ये नहीं देखते उस समय पर फिर क्या क्या चीज, फ्रूट्स भी खा लिए, दूध मिला दूध खा गए, रसमलाई पेल गए, चीले भी पेल गए, मतलब जो मिला छोड़ा ही तो नहीं। समझ गए? वैसे तो हम बड़े नियमों से चलते हैं, लेकिन उस दिन नियम कहां चले गए थे। अरे फ्री में मिल रहा था, उड़ा गए। यही आज डेटा है इंफॉर्मेशन का, आज फ्री में डेटा मिल रहा है और उसमें खाए जा रहे हैं, और वो पचता नहीं, उस पर ना पचने के कारण सफलता मिल जाती है। ठीक, तो भैया इस युग में इस चीज से बचना, बस आपको। जो इस रोग से बच गया वो विजेता है इस युग में, ये मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं।
ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे शायद इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं, तो मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं। ठीक है भैया, देखो मैं तो इस इंटरनेट की दुनिया से सन 2003 से मैं काम कर रहा हूं। 2003 से हम इस चीज पे आ गए थे। अब एक चीज और बता देता हूं, जब 2013 में जब दुनिया कुछ नहीं यूट्यूब पे जानती थी, 2013 में हमने यूट्यूब पर आके भी हट गए थे। 2013 की बात बता रहा हूं। उस समय कुछ भी डाल देते, फॉलोवर एकदम बढ़ जाते थे। आपको मैं बताऊं, एक दिन में 2-2 हजार सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे हमारे। वीडियो डाली 2 हजार नए सब्सक्राइबर, कोई था ही नहीं कोई। सन 2013 की बात बता रहा हूं। और 2003 से हम इसी काम में लगे रहे, हमें पता है कि क्या क्या समस्या है और इस सारे दौर को देखा है। 2013 में यूट्यूब पर हम सबसे पहले आए, जितने आज दिख रहे हैं कोई नहीं था भैया। 2013 में आलोक सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहले परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये स्टार्ट किया। यूट्यूब पर कोई और नहीं था, हमने कहा नहीं अब यूट्यूब पर तो बेवजह थक जाते हैं, रात को कौन पढ़ाए, 10 से 11 हमें पढ़ाना पड़ता था और सुबह तक देखते तो उस पर बहुत व्यू मिलते थे। वो चैनल बंद हो गया एक्चुअली, उसके उस समय अपन पासवर्ड भूल गए थे, वो सब गायब हो गया क्योंकि 3 साल हमने बंद रखा था वो। फिर ये 2019 में 18-19 में वापस फिर ये यूट्यूब चैनल खोला। उस पर भी जाके देखा कि आज बच्चा वहां कंफ्यूज है, बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वजह से बता देता हूं कि ये समय गलत चल रहा है, इसमें ओवर इंफॉर्मेशन है, इनसे आपको बचना है। बहुत हर व्यक्ति तो दावा कर रहा है, किसी से पूछ लो वही दावा कर रहा है 100%। 100% नहीं होता कुछ भी। ठीक है, चलिए, इंपोर्टेंट स्टेट ऑफ यूरोप, यूरोप की महत्वपूर्ण जल संधियां। तो महत्वपूर्ण में सबसे पहले लिखिएगा डोवर, लिख लो फिर बताऊंगा। डोवर, हाँ भैया, रेणु जी कह रही है सर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर सब पेल देते हैं हम। हाँ, इसी से तो बचना मेरे बच्चे। सही कह रहे हो भैया, सभी बिल्कुल। डोवर, नेक्स्ट है सेंट जॉर्ज, बस इंपोर्टेंट दिखाऊंगा, सेंट जॉर्ज। थर्ड नंबर पर है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, नेक्स्ट है बोनीफेसियो, इंपोर्टेंट लिखाऊंगा बस केवल, बोनीफेसियो। अभी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको, टेंशन मत लेना, लिख लो भी आप, बोनीफेसियो। नेक्स्ट है मेसिना, मेसिना। नेक्स्ट है ओट्रेंटो, ओट्रेंटो। नेक्स्ट है डांडलीज, डैंडलीज। नेक्स्ट है बोसफोरस, बोसफोरस। नेक्स्ट है क्रैच, कर्च भी बोलते हैं, कर्च। बस इतनी पढ़नी है इंपोर्टेंट स्टेट, महत्वपूर्ण जल संधियां। ठीक है, जल संधियां क्या है? हाँ, शिल्पा जी कह रही हैं कि सर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो सर आप एक बार केबीसी में ट्राई कर लो। अब शिल्पा जी, अब बताओ, अगर मैं केबीसी में ट्राई कर लिया और उसमें आप जानते हो कितने सारे टाइप के लोग होते हैं, बहुत कुछ फिक्सिंग होती है, आप ये समझदार हैं। हाँ, एक बार जरूर ये ऑफर आया था कि कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ से पहुंचा था, सन 2014-15 की बात बता रहा हूँ, आई थिंक। हाँ, तो उसने फोन कॉल से मेरे से सवाल पूछा था, फोन कॉल से, और मैं उठा ही नहीं रहा था फोन, मुझे पता ही नहीं था। उसने मेरे से कहा था कि सर मेरा फोन उठा लेना। जो उसने नंबर कहा था वो नंबर किसी और से आ रहा था, मैं सोच रहा कि पता नहीं किसका फोन आ रहा है। ठीक, मैं देख भी नहीं रहा था। उसने कहा कि सर उस दिन आप देख रहे हैं मुझे, तो मैं प्रोग्राम में बैठा था। ठीक,
फोन कॉल पे तो मैंने 2015-16 में ये बात हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ठीक, हाँ देखो बहुत कुछ फिक्सिंग होता भैया, आप खुद समझदार हो। मैं आपको एक कड़वा सच बताऊं, भारत में आईएएस की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले बेचारे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ये सब अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक ये चीज बताता हूं, इनका वो नंबर ही नहीं आने देते। उन्हें पता है कि अगर ये आ गए तो पहले राउंड में ही करोड़ रुपए लेके भाग जाएंगे, तो वो पहले देखते हैं कहां से आया, बैकग्राउंड क्या है, कमजोर सा ही है ना। किसी एक को चैंपियन बनाने के लिए किसी ठीक ठाक को लेके आते हैं। बहुत बढ़िया भैया, मेरे और आप जैसे लोगों को तो पागल बनाते हैं लोग। ठीक है, ये आसान भैया, सब कुछ फिक्स होता है वहां पर, आप खुद समझदार हो। इतने सारे लोग वहां जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान से कम 8 से 10 लाख लोग हैं जो पढ़े लिखे बहुत बिंदास तरीके से हैं। 8 से 10 लाख जो बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज है उनके पास। बट पता है वहां इन लोगों को जगह नहीं, वो देख लेते हैं पहले। जब हमारा नाम वहां पर किसी का भी पहुंच जाता है ना, तो उसमें उस कैंडिडेट की पूरी हिस्ट्री देखी जाती, कहां से आया। जो पता चल गया ना कि ये पढ़ा लिखा है, जादे वाला है, तो इसे रोक दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तो यही सारे ले जाएंगे तो लूट के। तो उन्हें चलाना होता है ये आप सभी समझ लो। इसी वजह से इस कच्चे लालच में नहीं पड़ना है, कच्चे लालच में कभी मत पड़ना कोई भी। अगर हम उस कच्चे लालच में, हाँ मैं इस वजह से कर रहा हूं, कोई क्विज हो कहीं पर उस पे जाओ, खुद सोचो केबीसी में सबसे ज्यादा जीतने वाला तो एक ही होगा ना। लेकिन वो देखना कौन, एक या दो को ही लेके आएंगे, उससे भी फिक्सिंग कर लेते हैं कि तुझे हम जिताएंगे, लेकिन इसमें से 3.5 करोड़ हमारा। अब उसे जिता दिया, 3.5 करोड़ उसी का हो गया। ठीक, उस पर फिर अलग टाइप के टैक्स लगा दिए। तो इतना सारा खेल होता है कि मैं और आप जैसे तो भैया वहां पर जगह ही नहीं आएगी, नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया। चलो भैया, खुद समझदार हो आप। क्या वो जो लोग आईएएस की ओवर एज हो चुके हैं, जो पीसीएस से ओवर एज हो चुके हैं, उनमें नॉलेज की कमी है? उनमें बहुत नॉलेज है, उन्होंने बेचारों ने पूरी जिंदगी यही तो किया है। और जब वो वहां पर अपना नाम भी डालते हैं कि चलो इसे खेल लें, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ब्यौरा मांगते हैं, एजुकेशन मांगते हैं, इस बीच में क्या किया, क्या आपकी, इस तरीके से निकलवा लेते हैं आपकी बातें, वो इनडायरेक्टली फिर आपका नंबर नहीं आता है। इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ यूरोप, इनमें से सबसे पहले मैंने आपको लिखा है डोवर। क्या लिखा है? डोवर। तो डोवर को पढ़ लें। डोवर कहां पे है? चलो पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डोवर। हाँ ठीक कह रहे हैं भैया, हर्षित बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत इस देखो, मैं आपको कहूं, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान। आपने एक नाम सुना होगा, मनोज तिवारी। हाँ मनोज तिवारी ही रहे हैं, मनोज तिवारी जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, सुना है ना? उनके बारे में एक बात बता देता हूं छोटी सी, आपने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा चला। एक बड़े विद्वान टीचर, महिला टीचर थी वो, विद्वान, नेट जेआरएफ क्वालिफाई, पीएचडी कंप्लीट हो रखी है, अच्छी जगह से डिग्री है, समझना मेरी बात। और एक कार्यक्रम हो रहा था, अब समझना मेहनती कौन है, लेकिन इस दुनिया में फल किसको मिल रहा है, ये बड़ा एक सिस्टम अलग है। भारत में, ये भारत में ही दोष देखा जाता है भैया, भारत में देखा जाता है ये दोष। अनपढ़ राज करते हैं और पढ़े लिखे आप जैसे कॉम्पिटिटर मेहनत कर रहे हैं लगातार, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। मनोज तिवारी जैसा व्यक्ति जो गायक है, और वो गायक भी किस टाइप का आप जानते हो, उस टीचर ने केवल ये रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप बच्चों के सामने जो आप पहले गाते हो, सर एक गीत गा लो प्लीज। तो उस टीचर को उसने इतना भला बुरा कहा, वहां पर उसकी इंसल्ट करी, वो रोने लगी स्टेज पर, बहुत वीडियो वायरल हुआ है। अब मुझे बताओ उस मनोज तिवारी की क्या औकात थी? वो 12वीं पास आदमी है मनोज तिवारी, और नचनिया गवनिया है वो। अगर इसको सही मायने में देखा जाए हमारे समाज में,
और जो समाज में लिखा हुआ है, देखो हम कहां गलत चल रहे हैं, जो समाज में लिखा है वो नचनिया गवनिया व्यक्ति है, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को डांट देता है और वो पीएचडी होल्डर महिला टीचर वो रोने लगती है, केवल उसकी केवल क्या गलती थी, उसने यही तो कहा था कि सर आप गाते हो, हमारे बच्चों को कुछ सुना दो, आप प्रोग्राम में आए हो। तो इसका मतलब क्या है जानते हो, इस देश में महा झूठा, महा नक्कारा, महा आवारा वो तो ऊपर जा रहा है और यहां पढ़े लिखे की कोई कोर कसर नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता। चुनाव में देख लो पढ़े लिखे लोग कहां पहुंचे, सब जो इधर उधर से पैसा जिसके पास है नंबर 2 का वो लगाया और जीत गए चुनाव। तो ये समय बहुत बुरा दौर चल रहा है, इस दौर में अपने आप को जिस तरीके से बचा सको बचाओ और अपने अंदर नॉलेज गेन करो, किसी एक फील्ड के बेहतर बन जाओ, जो कर रहे हो इतनी मेहनत करो कि बस सिस्टम के अंदर पहुंच के, सिस्टम के अंदर पहुंच के सिस्टम को बदलने की कोशिश करो। सिस्टम को बाहर से नहीं बदला जा सकता, सिस्टम के अंदर एंट्री लो, जो खोखला हुआ है जितना हो सके, कुछ ना कर सको तो एक काम जरूर करना, अपने आप को क्लीन रखना, स्वच्छ रखना, अपने आप को स्वच्छ रखना, जो ड्यूटी आपको मिली है उसे ईमानदारी से बस करते रहना, अगर दूसरों को भी ना सुधार सको। अगर जब तक हर व्यक्ति ये नहीं चाहेगा तब तक इस दुनिया का, भारत का कुछ नहीं होने वाला, यहां तो बहुत समस्या आ जाएगी। चलो भैया, चलो मैं बता देता हूं, अब चीजें आगे बहुत सारी चीजें हैं जो है, लेकिन समस्या है भैया, हम समस्या में जी रहे हैं लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारना बस। अब जो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले कौन सा लिखा है मैंने, डोवर स्ट्रेट। तो डोवर स्ट्रेट ये वाला है, ध्यान देना, डोवर स्ट्रेट ये वाला डोवर स्ट्रेट, ठीक है। डोवर स्ट्रेट में आपको कैसे लिखना है मैं बता देता हूं। अब ये तो डोवर स्ट्रेट मिला, डोवर स्ट्रेट किस किस के बीच में मिला, यूके और फ्रांस के बीच में। पॉलिटिकल मैप में देखते रहो, पॉलिटिकल मैप में आपको स्पष्ट दिखता रहेगा। आप पॉलिटिकल मैप में देखते रहोगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से सारा कुछ समझा दूंगा। लो मैं पॉलिटिकल मैप भी खोल लेता हूं मैं भी, जिससे कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। ये रहा, समझ गए, जो ये वाला है, ये इसका नाम क्या है, डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि। अब डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है और नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अब आप कहोगे सर इसे एक अच्छे से मैप में दिखा दो सर, लो भैया दिखा देता हूं और अच्छे से मैप में, आप इस अच्छे से मैप में देख लो। आप देखो ये रहा, देख रहे हो, ये क्या है, इधर नॉर्थ सी, इधर क्या है, इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल है, और ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर। क्लियर हो गया, स्ट्रेट ऑफ डोवर आप लोगों ने यहां पर देख लिया, स्ट्रेट ऑफ डोवर क्लियर हो गया। सवाल पूछा जाता है, बताइए इस डोवर जल संधि किन किन सागरों को कनेक्ट करती है, तो आप क्या कहेंगे, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, परंतु यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। डोवर सर एक सिटी है जो यूनाइटेड किंगडम में है, देखो डोवर ये रहा, यूनाइटेड किंगडम का एक सिटी है जिसके नाम से इसका नाम डोवर स्ट्रेट पड़ा है, ठीक है। अब रजिस्टर पर तो बनाना आता है आपको, रजिस्टर पर क्या लेना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, और इस बीच में ऐसे एक लाइन खींच देना, इसका नाम लिख लेना यूनाइटेड किंगडम और इसका नाम फ्रांस, और इधर कौन सा सागर बना लेना, नॉर्थ सी, और इधर क्या बना लेना, इंग्लिश चैनल। समझ में आया, बस ऐसे आपको अपने रजिस्टर पर बनाते चलना है। चलो बहुत बढ़िया, एक तो आपने ये देख लिया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, ये मैं रफ कर देता हूं, आपने कहा ठीक है सर, ये हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अगर क्लियर हो गया हो तो चलें आगे।
अब देखो आप, एक चैनल ये, एक स्ट्रेट ये, सही है। क्या करता है ये? सेंट जॉर्ज, इसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। अब देख रहे हो ये वाला, इधर क्या है? आयरलैंड है, इधर आयरलैंड, और इधर क्या है? यूके। इधर क्या है? सेल्टिक सागर, सेल्टिक सागर, और ऊपर क्या है? आयरिश सागर, आयरिश सागर। तो आप क्या देखोगे कि सर एक संधि ये है, इधर सर एक देश है, इधर एक देश है, इधर देश का नाम है सर आयरलैंड, और इधर देश का नाम है सर यूके, ऊपर एक सागर है आयरिश सागर, आयरिश सी, नीचे है सेल्टिक सागर, सेल्टिक सी। दो जल बॉडी को जोड़ रहा है, वाटर स्थल मंडल को हटा रहा है। समझ में आ गया ना आपको? तो इसका नाम क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट को पढ़ लेते हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण को पढ़ लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम में, जल संधियों में, जल संधियों में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, हम उसको देख लेते हैं। अब हम पहुंचते हैं यहां पर, देखो ये वाला, ये देख लिया आपने, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में डिक्टो पूछ लेता है ये, शायद आप ये समझ गए हो। ऊपर स्पेन, नीचे अफ्रीका, ये स्पेन है और ये अफ्रीका है, नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इस कारण है कि इसका इतना बड़ा रोल है, इसका इतना बड़ा रोल है कि यूरोप को, यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को सेपरेट करता है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को सेपरेट करता है, और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इस बात को, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ। चलो, ये दो चीज तो देख लिया आपने। अब मैं इसको थोड़ा सा इसी के मैप पे दिखा देता हूं, जिससे इसी के मैप पे आपको दिख के अच्छा सा लगे। ये रहा, वो जो ऊपर दिखाया वो ये है, समझ गए? यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, ऊपर तो यूरोप है, और यूरोप में इस देश का नाम है स्पेन, क्या लिखा है? स्पेन। और ये है अफ्रीका, अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, क्या नाम है? मोरक्को। ये यूरोप का है, समझ गए? अब ये है वो स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऐसे है ये स्ट्रेट। इधर कौन सा सागर दिख रहा है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को किससे? अटलांटिक महासागर। ये क्या है इधर सब कुछ? अटलांटिक ओशियन। अब इसके बारे में कोई पूछता है, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? की, KEY, की ऑफ मेडिटेरियन सी, की ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? लिख लो ये, इसके बारे में दो चार पॉइंट्स लिख लो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज नोन एज द की ऑफ मेडिटेरियन सी। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज नोन एज द की ऑफ मेडिटेरियन सी। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं। चाबी क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर में आने का ये एक रास्ता है, ये एकमात्र रास्ता है। अगर ये भूमध्य सागर में इधर से आ गए तो कितना लाभ होगा, अब समझो। यहीं पर मैं दो चीजें और बताऊंगा यहां पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिटी है ये, ध्यान देना, एक सिटी है ये बंदरगाह है, दोनों पोर्ट हैं, ये एक पोर्ट है PORT। इस पोर्ट का नाम है, लिख दूं, इस पोर्ट का नाम है जिब्राल्टर। पोर्ट का नाम क्या है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। एक बंदरगाह है जिसका नाम है जिब्राल्टर। आप अपने मैप में देखना, मिलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, इब्ने बतूता आया था यहां से, मोरक्को से। तो देखो, अब आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ठीक है, स्पेन में एक छोटा सा एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जिसका नाम जिब्राल्टर है। और इस जिब्राल्टर पर किसने अधिकार जमा रखा है? यूके ने। ध्यान देना, मैप में आपको छोटा सा यूके दिखेगा वहां पर, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये यूके कहां से आ गया यहां पर। यूनाइटेड किंगडम। एक्चुअल जो यूके है, आप जानते हो यूनाइटेड किंगडम ने 78 देशों पर, याद रखो 78 देशों पर राज किया है। 78 देशों पर रूल करने वाला यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा, क्या सोचा, अब देखते हैं। लो दिखाता हूं, देखने से ही तो पता चलेगा, देखने से तो सब कुछ पता चलता है। अब समझो, अब देखो यूके है ये है वो यूके। मैंने लास्ट क्लास में यूके का भी पोस्टमार्टम किया था कंप्लीट, समझ में आया होगा आपको। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड के बीच में डिफरेंस, सब कुछ। अब इस अकेले देश ने 78 देशों पर राज किया। 78 देशों पर राज को छोटी मोटी बात है। जब इसने 78 देशों पर राज किया, अब ये भारत कैसे आए? भारत में जाने का रास्ता इसको कैसे मिला? भारत के लिए रास्ता एक तो ये था, एक रास्ता तो ये था। लो एक बड़े मैप में दिखाता हूं, बड़े मैप में आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। हाँ सही है। एक रास्ता तो ये था भैया, समझना, कि ये था यूके। वो देख पा रहे हो? ये मेरा पेन यहां है, यहां देखो मेरा पेन, मैं इसको एक बार दिखा देता हूं लोकेशन। यहां से वो ऐसे आया करता था, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे से इंडिया ऐसे आया। एक रास्ता तो ये था। ये समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, यहां से आपने एक नाम सुना है ना, आपने सभी ने एक नाम सुना है। क्या नाम सुना है? आपने सुना है कि सर दो देश थे, एक का नाम पुर्तगाल था। क्या नाम था? पुर्तगाल। पुर्तगाल कहां पर है? पुर्तगाल देखो यहां पर है, यहां पर ये रहा पुर्तगाल, यहां पर ये पुर्तगाल है, ये वाला। पुर्तगाल से वास्को डी गामा ने ये तो रास्ता खोजा था, ये वाला रास्ता, ऐसे ऐसे चलकर जो यहां पर रुका था, वो इसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप यहां पे रुका था, और यहां से वो ऐसे पहुंचा था भारत, कालीकट के तट पर। क्लियर है? आपने नाम सुना 1498, 1498 में, 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा केम टू इंडिया फ्रॉम पुर्तगाल, फ्रॉम पुर्तगाल। वो ऐसे घूम के ऐसे 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 यहां पर आया। ठीक। अब क्या हुआ? अंग्रेज बड़े दिमाग वाले थे, उन्होंने कहा इतना चक्कर काटोगे, यहां पर पहुंचोगे तो एक रास्ता और है। उन्होंने कौन सा रास्ता एडॉप्ट किया? उन्होंने कौन से रास्ते को स्वीकार किया? उन्होंने जिस रास्ते को स्वीकार किया वह रास्ता था जिससे आसानी से व्यापार किया जा सके। समझो, उस रास्ते का नाम ये था। यहां से चलकर वो ऐसे आए, समझ गए ना? ऐसे यहां से चले और ऐसे यहां पर ये पहुंचेंगे, देख पा रहे हो? ऐसे ये पहुंचेंगे।
ठीक है, और ऐसे चलकर ऐसे पहुंचेंगे सुएज नहर के तहत, लाल सागर में घुसकर ऐसे निकलकर अरब सागर में, और यहां भारत पहुंचेंगे। ठीक है, तो इनके लिए ये रास्ता आसान हुआ, ये रास्ता आसान हुआ यहां पहुंचने का, या ये रास्ता आसान था। देखो ये कितना बड़ा रास्ता है और ये कितना शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो स्वेज कैनल बनाई थी फिर इन लोगों ने, स्वेज कैनल। स्वेज कैनल यहां पर है, ये स्वेज कैनल। ठीक है, चलिए बस इतना मुझे बताना था, दिखाना था कि हाँ ऐसा था। चलो इसको आप देख चुके होंगे। अब ये इंग्लैंड वालों ने क्या सोचा कि भैया अब यहां से चलना है ऐसे, ये रास्ता अब हमें ऐसे घुसाएगा यहां पर, और ऐसे हम चल के ऐसे चलकर यहां से फिर नीचे जाएंगे, स्वेज कैनल मिलेगी नीचे। ठीक, इस रास्ते को उन्होंने अडॉप्ट किया। इन्हें खतरा था कि इस देश का नाम है स्पेन, इस देश का नाम क्या है, स्पेन। कहीं स्पेन हमें भविष्य में रास्ता ना दे। एक काम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसका ये जगह, ये वाला जगह, इस जगह को हम खरीद लेते हैं इससे, और कहते हैं या तो दे नहीं तो पिट के देगा, और आज से हम यहां पर अपनी नेवी बैठाते हैं। तो यहां तो यूके ने अपनी नेवी बना ली, और यूके ने यहां अपनी नेवी बैठा दी। क्लियर हो गया। तो यूके ने तो इस पर अधिकार कर लिया। अब स्पेन कहने लगा वो जगह मेरी, यूके दादा बन गया। कोई बात नहीं, यूके ने तो मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन भविष्य में अगर इस रास्ते पर यूके ने मुझे मना कर दिया तो मुझे तो टैक्स देना पड़ जाएगा, और यूके तो दबंग है, सबसे टैक्स लेगा ये तो इधर से जो गुजरेगा। जैसे रोड पे टैक्स लगता है ना, जैसे रोड पर वाहन निकलने का टैक्स लगता है, ऐसे ही इस रास्ते से निकलने पर एक दिन में 100, यहां ध्यान देना, सुएज नहर से तो एक दिन में 100 पानी के जहाज निकलते हैं। सुएज नहर में एक दिन में 100 पानी के जहाज निकलते हैं। हर पानी के जहाज से 8 से 10 लाख रुपए का टोल टैक्स लगता है। एक जहाज पर 8 से 10 लाख का टोल टैक्स लगता है, कुछ पर तो करोड़ रुपए का टैक्स लगता है। ध्यान देना, एक एक जहाज पर 8 से 10 लाख, तो समझो जैसे हमने 3 व्हीलर निकाल दिया हो, 3 व्हीलर के 8 से 10 लाख। अगर बड़ा एक ट्रोला निकाल दिया, मतलब बड़े बड़े कार्गो पानी के जहाज, तो करोड़ करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता है एक एक का। अगर एक दिन में 100 निकले तो मिनिमम बता रहा हूं, कुछ को 10 करोड़ टैक्स, कुछ का 5, 10, 12 करोड़ टैक्स। मैं एक दिन देख रहा था 100 जहाजों से ही एक दिन में 350 से 400 करोड़ रुपए आता है टैक्स से, केवल स्वेज नहर में। और ये तो स्वेज नहर से बड़ा है, इस वजह से एक दिन में यहीं की कमाई है, एक दिन में कम से कम 1000 करोड़ की, एक दिन में 1000 करोड़ की कमाई है। तो देखो ब्रिटेन वाले कितने चालाक थे, उन्हें भविष्य का पता था, हाँ ऐसे होगा, यहां से पानी के जहाज निकलेंगे और सबसे टैक्स वसूलेंगे। अब एक दिन की 1000 करोड़ की कमाई कौन छोड़ रहा है। तो यहां तो कब्जा कर लिया भैया किसने, यूके ने। अब स्पेन ने क्या काम किया, स्पेन ने देखा कि भाई यूके तो छोटा मोटा देश नहीं, तेरी कुटाई कर देगा ये, तू यहां पर आ जा, ये गरीब देश है मोरक्को, इसे अभी दीन दुनिया का नहीं पता चल रहा कुछ भी, तू इस पे कब्जा कर ले और इसकी पिटाई कर दे, क्या ये क्षेत्र तो मुझे दे दे, इस क्षेत्र को मुझे दे दे 100 साल के ठेके पर या 200 साल की लीज पर, सुना होगा लीज, तो ये लीज पर ले लिया, कब्जा कर लिया भैया अब तो इस पर। और इस द्वीप का नाम क्या रखा स्पेन ने, ध्यान देना उल्टा है, स्पेन ने मोरक्को पर कब्जा करके बनाया, स्पेन ने मोरक्को पर। हां खुशी इनडायरेक्टली भैया, एक बात याद रखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हम सब कुछ खाएंगे तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। एक चीज छोड़ दी, कॉम्प्रोमाइज कर ली, केवल 100 ही तो जहाज निकल रहे हैं, यहां से एक दिन में 300-400 निकलते हैं, वहां से 100 निकल रहे हैं, और अपना टैक्स फ्री करा रखा है यूके ने, तो वहां से दबंगई से अगर सब पे कब्जा करोगे तो झगड़े बनने की स्थिति बन जाएगी। उसे पता था इस कुंजी को पकड़ लो, चाबी को पकड़ लो, ये सुएज नहर से भी जो निकल के आएंगे तो यहां पकड़ लूंगा उन्हें मैं। अरे जो सुएज नहर से भी आ रहा है निकल के, अब ऐसे समझो यहां से सहारनपुर जा रहे हो, एक टोल टैक्स तो पड़ा मोदीपुरम में और एक पड़ा देवबंद में जाकर, तो निकलोगे तो वहीं से ही अंत में पकड़ लेगा कि आजा भैया यही।
आधे लोग कहां घुस जाते हैं, नहर नहर चले जाते हैं, जानी की नहर नहर, टोल टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन आगे देवबंद वाले से कहां बचोगे, वो पकड़ लेगा। ये तो मेन तो ये है, मेन तो ये है। तभी तो कहा है भूमध्य सागर की चाबी, की ऑफ मेडिटेरियन सी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मुझे बताओ जल्दी, मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। हाँ हाँ महिमा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो भैया, जो स्पेन का था ये कब्जा, अब मैं वहीं पे पहुंच जाता हूं जहां से लेके चला था। नहीं तो कहने लगोगे कि सर चल क्या रहा है। अच्छा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा चल चल क्या रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसका नाम है, इसका नाम है क्यूटो स्यूटो, स्यूटो सी ई यू, स्यूटा पोर्ट, स्यूटा पोर्ट बंदरगाह है ये। किसका कब्जा है, अधिकार किसका है, स्पेन। थोड़ी सी समीकरण समझ में आई। स्पेन है तो यहां स्पेन के हाथ से ये निकल गया, इसने इस पे कब्जा कर लिया गरीब पर, गरीब की तो कोई भी पिटाई कर देता है। ये हुआ भैया। तो ये छोटी सी बात क्लियर हो गई। इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण जल संधि का नाम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, गुड। बस ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां पर इसका मतलब भी बता रहा है, 15 किलोमीटर चौड़ा है, 55 किलोमीटर लंबा है ये रास्ता। कहने का मतलब 15 किलोमीटर तो चौड़ा है ये। भाई ये छोटा सा डेटा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलो अब हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ लिया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अब हमारे मस्तिष्क में आ गया। चलिए जी, अगर ये समझ में आपको आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। चलो अब कौन सा लिखाया है मैंने, अब लिखाया है स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। अब एक रास्ता ये है ऐसे, इन दोनों के बीच में से भी ये रास्ता, भाई या तो पानी का जहाज ऐसे निकलेगा, कोई यहां है तो उसे या तो ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, अगर वो यहीं पर है तो यहीं से ऐसे आए और आराम से चले जाए। ये छोटी छोटी दूरी 200 200 300 300 किलोमीटर की हो जाती है। और जो पानी के जहाज होते हैं उनका एवरेज जानते हो, एवरेज क्या होता है, एवरेज बता देता हूं। स्पेन का है क्यूटो, स्पेन का बताया ना क्यूटो, CUETA, क्यूटा पोर्ट, क्यूटा बंदरगाह, क्यूटा। ठीक है भैया, ओके सोनी। चलिए अब देखो, आप कहोगे सर ऐसे भी तो आ सकते हैं, स्टेट स्टेट की क्या जरूरत है सर, डायरेक्ट आ जाओ, क्या जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो पानी के जहाज का जो एवरेज होता है ना, जैसे हम कहते हैं हमारी बाइक का एवरेज 60 किलोमीटर पर लीटर या 32 किलोमीटर पर लीटर, जो पानी के जहाज होते हैं इनका एवरेज जानते हो क्या होता है, 500 लीटर डीजल पर आवर। 500 लीटर डीजल एक घंटे में फूक रहा है, समझ गए। अब 500 लीटर डीजल एक घंटे में फूक रहा है, और उनकी गति कितनी होती है ये भी बता देता हूं आपको, 6 से 7 किलोमीटर पर आवर चलते हैं बस वो, 6 से 7 किलोमीटर पर आवर ये इनकी स्पीड होती है पानी के जहाजों की। एक घंटे में 500 से 1000 लीटर का एवरेज आता है पानी के जहाज का। कहने का मतलब बड़े बड़े तो 1000 2000 लीटर डीजल एक घंटे में जला देते हैं, उनका एवरेज है ये। अब 2000 लीटर डीजल एक घंटे में, और यात्रा इतनी, अगर एक ही यात्रा ऐसे घूमनी पड़ी तो 20 25 घंटे लग जाएंगे। ठीक, तो ये है भैया सिस्टम, आप ये समझ गए होंगे क्या महत्वता है दुनिया के बिजनेस की। अब आपको कि सर इतना एवरेज, मैंने कहा चलो बता देता हूं। जैसे रोड पे 200 ट्रक जा रहे हैं, 200 ट्रक, और 200 ट्रक का सारा सामान पानी के जहाज पर रख दिया, सारा सामान आ जाता है 200 ट्रक का। अब इतना समझ के चलो, जब पानी के जहाज पर रनवे होते हैं, रनवे 40-40 तो प्लेन खड़े रहते हैं, फाइटर प्लेन एक जहाज पर, पानी के जहाज पर, शिप पर, जहां रनवे हो, जहां फुटबॉल मैच खेलने के लिए क्लब हो, समझ रहे हो ना, एयरपोर्ट हो पानी के जहाज पर, तो समझ सकते हो कोई छोटी मोटी बला नहीं होती, चलता फिरता संसार होता है वो। सबसे सस्ता भैया वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि समझ गए ना, 100-150 ट्रक भर दिए एक साथ ही चले गए, सस्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आप लोगों को ये बताई।
पता होना चाहिए ना चीजों का हमें, ऐसा क्यों, क्या है। हाँ शिवम, गल्फ कंट्री के कुछ दिन मजे हैं भैया, कुछ दिन। खुद गल्फ कंट्रीज वाले ये लोग मानने लगे हैं कि केवल 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, 40 तक खेल खत्म हो जाएगा, 2040 तक खेल खत्म हो जाएगा। जितना डेवलपमेंट कर सकते हो कर लो, केवल इतने सारे क्षेत्र बना लो, टूरिस्ट स्पॉट बना लो हमारे यहाँ, अपने यहाँ, क्योंकि वहां तो भूखे लाले पड़ जाएंगे खाने के। आज हिंदुस्तानी वहां मजदूर बन रहे, कल एक समय आएगा 20-30 साल अगर हम जिंदे रहे सब, तो देखना वो हमारे यहाँ नौकरी करेंगे आके, क्योंकि तुम्हारे यहाँ वो है जो कहीं नहीं है, तुम्हारे वहां वो है जो कहीं नहीं है। सब कुछ प्रकृति ने आपको खुले हाथ दिया है, और वहां वहां कुछ नहीं है, वहां तो रेत के खलियान हैं। पेड़ों के तौर पर पेड़, पता वहां पर मैं एक चीज देख रहा था कि मैं बगीचे में घूम रहा हूं, मैंने देखा कौन से बगीचे में घूम रहा है, तो खजूर के 5-7 पेड़ थे, उनके लिए बगीचा है वो। खजूर के 5-7 पेड़ लगे हुए थे, उन्हीं को कहते हैं बगीचे में घूम रहे थे हम। और हमारे यहाँ क्या है आप देख लो, 5-7 को तो मैं ऐसे ही तोड़ फोड़ते चले जाते हैं खलासियों में पेड़ों को, तो हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही है। चलो भैया, सभी का समय आता है, हर देश का समय आता है, लेकिन जिस देश में आप हो वह देश तो कुछ अलग ही है। इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम, मैंने इसका नाम बताया, ऊपर में आइलैंड ये लिखवा ही चुका था अभी, ये आइलैंड आप लिख चुके हो, समझ गए। दोनों आइलैंड का नाम क्या है बताओ जल्दी, दोनों आइलैंड का नाम क्या है। कोर्सिका, इसका नाम तो कोर्सिका है, और इसका नाम क्या लिखा है अभी जल्दी बताओ। सर्डिनिया, सर्डिनिया, सर्डिनिया। ऊपर का नाम क्या लिखा है आपने, कोर्सिका, और नीचे का नाम क्या लिखा, सर्डेनिया। और ये दो सागरों को कनेक्ट कर रहा है, ये सागर कौन कौन से हैं, सागर का नाम है टेरेरियन सी, इधर है टेरेरियन सी, और इधर का नाम है मेडिटेरियन सी, इधर मेडिटेरियन सी। हाँ भैया यही है, सही कह रहे हैं आप नाजिया भैया। चलिए, इधर ये मेडिटेरियन सी, इधर टेरेरियन सी, इधर क्या है, इधर है कोर्सिका। ये किसका है, कोर्सिका भी बताया, फ्रांस का। और ये किसका बताया मैंने, सर्डिनिया, सर्डिनिया इटली का। ठीक, ये हुआ आपका कौन सा, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, बोनीफेसियो की जल संधि। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। आपने कहा ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब लिखा है स्टेट ऑफ मैसिना, स्टेट ऑफ मैसिना। अब कहोगे स्टेट ऑफ मैसिना सर कौन सा है, तो भैया स्टेट ऑफ मैसिना ये है, ये। अब ये भी इटली और ये भी इटली, इटली में इस जगह का नाम क्या, सिसिली, क्या नाम है, सिसिली। और ये मुख्य इटली, मेन इटली, मेन इटली। तो समझ गए, ऐसे और ऐसे। इधर कौन सा सागर है अभी बताया था, इधर सागर का नाम क्या, टेरेरियन सी, इधर टेरेरियन सी है। और जो इधर सागर है, इधर सागर का नाम क्या है, आयोनियन सी, आयोनियन, आयोनियन सी। इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, स्टेट ऑफ मैसिना, स्टेट ऑफ मैसिना। चलो जी, ये बात हो गई स्टेट ऑफ मैसिना की। अब देखो, अब एक वर्ड लिखा है स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो, स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो, स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो। पढ़ लें, चलो जी। ऑटरेंटो, देखो एक ये भी तो जल संधि है, इधर कौन सा सागर है, ये सागर है, आयोनियन सी अभी बताया। और ये क्या है, एड्राइटिक सी, एड्राइटिक सी बताया था अभी। इन दोनों को कनेक्ट करता है, और ये इटली है, और इधर इन्हें सेपरेट करता है। इधर इतने में जो राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर कौन कौन से देश आ जाएंगे, अल्बेनिया और ग्रीस, अल्बेनिया, इधर अल्बेनिया और ग्रीस, अल्बेनिया और ग्रीस। और इधर क्या है, ये इटली। अल्बेनिया और ग्रीस को इटली से सेपरेट करता है,
कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो। एंड कनेक्ट करता है किसको किससे? एड्राइटिक सागर को आयोनियन सागर से, एड्राइटिक सागर को आयोनियन सागर से। क्लियर हो गया? ये एड्राइटिक सी है और ये आयोनियन सी है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। गुड, चलो जी अब आगे बढ़ो। अब हम पहुंच गए किस पर? डांडलीज स्टेट। अब देखो, एक ये रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला ये रास्ता, ये भी है, एक रास्ता ये है, ये दो रास्ते हो गए, सही है। इसको एक साथ भी बना सकते हो, इसको एक साथ भी बना सकते हो दोनों को। ठीक, इधर कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है? इधर सागर का नाम है ब्लैक सी, ब्लैक सी। जो बीच वाला सागर, इसका नाम क्या है? मरमरा सी, मरमरा सागर, मरमरा सागर। इधर क्या है ये? इधर सागर का नाम क्या है? एजियन सी। क्या नाम लिखा है? एजियन सागर, एजियन सागर। ये पूरा सागर एजियन। ठीक है। जो ये वाली स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? डांडलीज। जो इस स्टेट का नाम है, इसका नाम है डांडलीज। और जो इसका नाम है, इसका नाम बोस्फोरस। इसका नाम डांडलीज, इसका नाम बोस्फोरस। बना लोगे ना? अब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है। और जो ये ऊपर है, जो ये ऊपर है, ये इस्तांबुल है। क्या है ये? इस्तांबुल। इस्तांबुल भी किसका हिस्सा है? यूरोप का। इस्तांबुल भी किसका हिस्सा है? यूरोप का। और नीचे है ये, नीचे है टर्की, मुख्य टर्की। अभी आ, ठीक है, ये समझ गए आप? जल्दी बताएं। हाँ नाजिया, आप सही कह रहे हैं भैया। वो जो नाले के किनारे जो बता रहे हैं आप बच्चे, तो वहां पर चोरी छुप के पढ़ा रहे हैं वो लोग, अभी स्ट्रेंथ के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे आज हमने भी स्टूडेंट्स को बुलाया था, आज हमने भी कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है भैया। देखो, जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी, आप नाजिया बिजनौर से ही है ना? तो नाजिया आप एक बात देखो, नूरपुर में कल छापा लगा है ना? नूरपुर में कल के न्यूज़पेपर में आपने जरूर पढ़ा होगा। नूरपुर में जो कोचिंग सेंटर है, वो चोरी छुप के पढ़ा रहे थे, वो पकड़ लिए। ठीक है। अब नाजिया जी बिजनौर से हैं, आपको ये मालूम हुआ होगा, आपने न्यूज़पेपर अगर कल का पढ़ा हो, कल का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप ये जरूर जानते होंगे। समझ गए? चलो भैया, जब तक देखो सरकार की तरफ से आदेश नहीं आएंगे ना, वो चोरी छिपके पढ़ाने से फायदा क्या? बताओ, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। देखो नाजिया जी कह रही हैं, हाँ जी सर, बिजनौर में, बिजनौर जिला है, नूरपुर एक कस्बा है, जो बहुत बड़ा कस्बा है, वहां पर छापे लग गए। इस वजह से हम वो काम नहीं करेंगे जिससे कि गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नजरों में गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है नाजिया। अभी देखो समस्या है भैया, ये एक बार ये मिल तो जाए, क्योंकि अब देखो ऑफिस तो खुल गए, ऑफिस खुल गए, मैडम भी बैठने लगे, गीतांजलि मैडम भी वहीं हैं, सानिया मैडम भी वहीं पर हैं, आलोक सर भी अभी भी वहीं पर हैं ऑफिस में। और कुछ बच्चे जो एडमिशन वगैरह वो चलना स्टार्ट हो ही गया है वहां पर। लेकिन जब तक ये नहीं आएगा ना कि आप भाई ये भी बोल देना कि 50% की मात्र संख्या से आप खोल सकते हैं, तो हम तुरंत खोल देंगे। समस्या हमारे सामने ये है, चैलेंज आ रखा है। एक बात बताओ, कोचिंग का तो कितना नुकसान है, एक बात बताओ, यही तो समय है हमारे लिए। तो एक बार आप खुद मन में सोचो, हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय तो कोचिंग में एडमिशन होते हैं। खुल जाए तो हमारे पास तो बच्चे तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे आने। लॉस तो हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉस सब देखा जाता है, लेकिन रूल्स नहीं ब्रेक करेंगे, रूल्स ये वाला ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं, 5 7 10 बच्चे जिनका एग्जाम सर पे बैठ गया है, उन्हें थोड़ी सी करा दें, उनकी थोड़ी सी हेल्प करा दें। हाँ हाँ, तो आज नाजिया मिल के आओ, गीतांजलि मैडम बैठी हैं वहां पर भैया,
अगर कोचिंग के पास आप रहते हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया, मिल के आए आज आप उनसे। तो ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। चलो ये पढ़ लिया होगा आपने, ये दो संधि मैंने एक साथ करा दी है, एक का नाम डांडलीज। तो डांडलीज के बारे में क्या लिखोगे? डांडलीज जो जल संधि है वो एजियन सी को मरमरा सी से जोड़ती है और सेपरेट करती है इटली को इस्तांबुल से। और इस्तांबुल भी इटली का ही शहर है, बट जो इस्तांबुल है वो यूरोप में आता है, वो यूरोप में कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? फिर दूसरा देखो, दूसरी संधि का नाम क्या है? बोस्फोरस। लिखा है तो बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस स्ट्रेट मरमरा सागर को ब्लैक सागर से जोड़ती है एंड इस्तांबुल को टर्की से सेपरेट करती है। सेम सेपरेट करने वाला तो दोनों का कॉमन है, सागर अलग अलग हो जाएंगे बस। मरमरा सी कॉमन है, मरमरा सी कॉमन है, एक साइड में एजियन सी है, एक साइड में ब्लैक सी है। शायद ये बना लिया होगा आपने, बना लिया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट है स्ट्रेट ऑफ क्रेच। स्ट्रेट ऑफ क्रेच, चलो भैया स्ट्रेट ऑफ क्रेच, ये है स्ट्रेट ऑफ क्रेच, ये वाली, समझ गए? स्ट्रेट ऑफ क्रेच, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ क्रेच। इधर कौन सा देश है? इधर रशिया है और इधर क्या है? यूक्रेन। रसिया, यूक्रेन का कौन सा पार्ट है? ये क्रीमिया, यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया। क्रीमिया भी बताया था ना, क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमिया। और ऊपर क्या है? ये देखो, इस सागर का नाम क्या है? एजोव सी, एजोव सी। और इसका नाम क्या? ब्लैक सी, ब्लैक सागर। एजोव सी और ब्लैक सागर के बीच में एक स्ट्रेट है, जिस स्ट्रेट का नाम स्ट्रेट ऑफ क्रेच है, स्ट्रेट ऑफ क्रेच है। क्रीमिया एंड रशिया जॉइन सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी। बिल्कुल ईशा, बिल्कुल यही है बेटा। ये समझ में आया आपको? इस तरीके से आपने सारी स्टेट भी पढ़ ली है। सारी स्टेट मुझे बताओ, इंपोर्टेंट स्टेट हो गई, इंपोर्टेंट स्टेट क्लियर हो गई है। अब यूरोप में कल हम इंपोर्टेंट यूरोप की रिवर्स कंप्लीट करा देंगे। पूरा यूरोप कल कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, सब कुछ फिनिश कर लेंगे कल हम यूरोप का। सारा यूरोप इंपोर्टेंट वाला कल कंप्लीट कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यूरोप के इंपोर्टेंट सिटी भी पढ़ लेंगे, किसको किस नाम से जानते हैं। 2 घंटे की क्लास होगी कल भी, तो उस 2 घंटे की क्लास में कल ये रिवर्स और माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, माउंटेन और लेक्स कल की क्लास में कंप्लीट यूरोप फिनिश हो जाएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल इसी ऊर्जा के साथ हम फिर से मिलेंगे। और गुप्ता क्लास जो क्लासेस है आपके हर चीज में, हर कंपटीशन में आपके साथ रहेगा, बस आपको उसका साथ देना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।